हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अब चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, जो कि था हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक, उसके बाद हम लोग सिविक्स की ओर बढ़ रहे हैं और सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं लोकतंत्र और विविधता। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से विश्व के देशों, भारत में या विश्व के अनेक देशों में किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना होती है और लोकतंत्र की क्या आवश्यकता होती है। ठीक, और कैसे जो विविध लोग हैं, यानी विविधताएं जो फैली हुई हैं देशों में, ठीक, उन्हें किस प्रकार से एक मोदी के समान एक देश में, लोकतांत्रिक देश में पिरोया जाता है। ठीक, तो अब जैसे कि इसमें लोकतंत्र क्या है, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, है ना, और मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक, और इस लोकतंत्र में ही जो सरकार होती है वह किसके द्वारा चुनी जा रही है, वो जनता द्वारा चुनी जा रही है, लोगों के द्वारा चुनी जा रही है, और लोगों के द्वारा ही इसमें लोगों के वोट्स के माध्यम से ही सरकार चुनी जा रही है। ठीक, और तभी एक लोकतांत्रिक देश की सही प्रकार से परिकल्पना जो है वो पूरी हो पा रही है। ठीक, और विविधता क्या है? विविधता है यानी जो विविध लोग, विविध जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म के लोग जब एक देश में एक समानता के साथ एक देश में रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वहां पर तभी हम लोग कहते हैं कि विविधता में एकता है। यानी कि हम अगर भारत देश की बात करें तो भारत में इसी प्रकार से लोग अपने व्यू देते हैं कि भारत में बहुत मतलब विविध लोग हैं, विविध धर्म, विविध संस्कृति के लोग हैं, परंतु फिर भी एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर विविधता में एकता देखने को हमें मिलती है। ठीक, और भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक, अब इसके बाद हमने ये दो वर्ड समझे। अब उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है और चैप्टर में क्या चीजें डिस्कस की जा रही है। पहली हेडिंग है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। अब मैक्सिको ओलंपिक में क्या हुआ? मैक्सिको ओलंपिक में बहुत सारे लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया। ठीक, और उसमें से कई लोग मतलब जो विनर्स होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से बस 3 विनर्स ही होते हैं। ठीक, और जब उनको मेडल्स दिया जा रहा था तो उसमें अब एक जो इसमें दौड़ में जिन्होंने हिस्सा लिया था, अब वह उनका वो उसको ओलंपिक का वो मेडल लेने के लिए उन्होंने सोचा कि ये जो मंच है, विश्व स्तरीय जो ये मंच हमें मिला हुआ है, यहाँ से अगर हम कोई विद्रोह को चालू करेंगे, यानी कि अगर हमने यहाँ से कोई अपना रूप यहाँ से लेना स्टार्ट किया तो ये सब तक ये मैसेज चला जाएगा और लोग हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक, तो वे क्या थे, वे अश्वेत थे। ठीक, और उन्होंने वहां पर विद्रोह किस प्रकार से किया कि वे बिना शूज के और ब्लैक मुफलर डालकर वह वहां पर मेडल लेने पहुंच गए। ठीक, तो वो क्या था, वो एक ब्लैक मुफलर
क्या था, विरोध का प्रदर्शन का एक हिस्सा था उनके, ठीक। और इस प्रकार से उन्होंने जो अश्वेतों के लिए जो विद्रोह कर रहे थे, तो उसको एक वहां पर उस मंच में जाकर इस प्रकार से विद्रोह का प्रदर्शन किया, ठीक। तो इस फॉर्मली तरीके से पढ़ लेते हैं कि स्मिथ ने अश्वेत लोगों को आत्मगौरव का प्रतीक काला मफलर पहनाया और कार्लोस ने शहीद हुए अश्वेत लोगों की स्मृति वाले काले मोतियों की माला पहनी थी। अपने इन हाव भाव के प्रतीकों द्वारा इन दोनों खिलाड़ियों ने रंग भेद के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। तो ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह क्या था कि अंतरराष्ट्रीय मंच पे लोगों को आकर्षित करने का एक तरकीब, ठीक। और काले दस्तानों से बनी हुई मूर्तियां अश्वेत शक्ति का परिचय रखती हैं। रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी टी शर्ट पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन अश्वेत अमेरिकी धावकों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। और क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिका समाज में व्यक्तिगत मामलों का अंतरराष्ट्रीय मंच पर का प्रदर्शन उचित था? क्या आप इस कार्य को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन अश्वेत नहीं थे और ना ही अमेरिकी नागरिक थे, वह इस विरोध में क्यों सम्मिलित हुए? यदि आप पीटर नॉर्मन के स्थान पर होते तो वो किस प्रकार से समर्थन करते? तो जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ के इस प्रदर्शन को ओलंपिक भावनाओं के विपरीत बताया और उन्हें दोषी करार दिया। उनसे पदक वापस ले लिए गए, ठीक। और इस प्रकार से जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच का प्रयोग किसी विद्रोह को भड़काने के लिए जब उन्होंने किया, तो उनको जो पदक दिए जा रहे थे वो वापस ले दिए गए, ठीक। और नॉर्मन को आगामी ओलंपिक में टीम से बाहर का रास्ता दिखाया, किंतु इस प्रकार से प्रदर्शन के अमेरिकी नागरिक अधिकारों आंदोलन के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ और सैन हाज स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने इस होनहार छात्रों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय परिषद ने उनकी मूर्ति लगवाई। और 2006 में पीटर नॉर्मन की मृत्यु उनके समय उनकी अर्थी को कंधा देने स्मिथ और कार्लोस भी उपस्थित हुए, ठीक। तो भले ही जो पीटर नॉर्मन थे उन्होंने इन लोगों की सहायता की हो, क्योंकि जो रजत पदक विजेता थे वो पीटर नॉर्मन थे, ठीक। तो और पीटर नॉर्मन अश्वेत नहीं थे, ठीक। फिर भी इन लोगों ने, पीटर नॉर्मन ने भी उनकी सहायता की, उनके इस जो विद्रोह में उनका साथ दिया, ठीक। और इसलिए पीटर नॉर्मन की बहुत प्रशंसा भी की गई। और जो मेन जो लीडर थे यानी कार्लोस और स्मिथ, है ना, इन लोगों ने ये अश्वेत थे और इन्होंने जो विद्रोह था इसको मुख्य रूप से भड़काने के लिए कार्य किया था, ठीक। इस प्रकार से जब उनकी 2006 में जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनकी अर्थी को कहते हैं कि उनकी अर्थी को कंधा देने स्मिथ और कार्लोस पहुंचे, ठीक। फिर उसके बाद समानताएं, असमानताएं और विभाजन। तो कैसे समानता, असमानता और विभाजन की भावना प्रबल हुई लोगों में और कैसे लोगों को ये विभाजन तक ले आए, ठीक। ये सभी चीजें हम लोग जानेंगे। तो उपयुक्त उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक विभाजन और भेदभाव के प्रति विरोध प्रदर्शित कर रहे थे, किंतु क्या ऐसा व्यवहार केवल नस्ल और रंग के आधार पर होता है? बेल्जियम तथा श्रीलंका का विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर उपस्थित था और बेल्जियम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे और श्रीलंका में यह विभाजन भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर स्पष्ट है,
ठीक, इस प्रकार प्रत्येक समाज और सामाजिक एकता अलग अलग रूपों में सामने आती है। ठीक, अब यहाँ पर जानना बहुत आवश्यक है कि समानताएं, असमानताएं और विभाजन किस प्रकार से ये दोनों चीजें लोगों को या देशों को विभाजन तक ले आती है। ठीक, अगर हम लोग पीछे चक्र की तरफ जाएं, यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका में देखें, तो बेल्जियम और श्रीलंका में क्या सिचुएशन क्रिएट की गई थी कि श्रीलंका में बहुत सारे विभिन्न भाषीय लोग रहते थे, परंतु वहां पर श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, श्रीलंका की सरकार ने सिंगली भाषा को ही महत्व दिया, ठीक, और उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। परंतु जो तमिल थे, यानी कि जो यहाँ से जो भारत के जो नागरिक जो वहां पर श्रीलंका में एक व्यापार के उद्देश्य से गए थे और फिर वहीं बस के रह गए, ठीक, और उनकी लैंग्वेज मुख्य रूप से तमिल थी, तो अब वहां पर उनको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, ठीक, और यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो विविध भाषाओं को नहीं अपनाया और एक भाषा को अपनाकर या एक धर्म को अपनाकर उसको राष्ट्र धर्म या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। इससे अन्य जो भाषीय लोग थे, अन्य धर्म के लोग थे, वह काफी उनको बुरा लगा, ठीक, और उन्होंने अपने नैतिक हितों की पूर्ति के लिए, यानी अपना हक पाने के लिए उन्होंने वह भी आगे आए और उन्होंने भी यह चीजें मांगने के लिए सरकार के प्रति विद्रोह प्रदर्शन किए। और वहीं पर हम अगर बेल्जियम में देखें तो बेल्जियम में क्या हो रहा था कि बेल्जियम में वहां पर लोगों के क्षेत्र के अनुसार और लोगों को महत्व दिया गया था, यानी कि जो जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लोग सर्वाधिक थे उस क्षेत्र में उस भाषा के लोगों को फर्स्ट लैंग्वेज माना गया, ठीक, और उन्होंने कहा कि हम अपनी कोई भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करेंगे। तो यही कारण था कि वहां श्रीलंका में जहां पर बहुत विद्रोह प्रदर्शन किए गए, और यही कारण था कि जहां पर बेल्जियम में सभी लोगों को अपनाकर, सभी भाषी लोगों को अपनाकर वो एक राष्ट्र के रूप में रहने लगे, है ना, बिना कोई विद्रोह प्रदर्शन हुए, ठीक। और वहीं पर अगर देखें कि भारत, हम अपने भारत की बात करें तो पहले स्वतंत्रता से पूर्व हमारा भारत और पाकिस्तान ये दोनों एक राष्ट्र के रूप में थे, और यहाँ विभाजन का कारण क्या था, यहाँ पर भी विभाजन का यही कारण था कि असमानता, यानी कि धर्म में असमानता, ठीक। और जब लोगों के धर्म से जुड़ी हुई जब बातें सामने आई, यानी कि हिंदू मुस्लिम जब लोग करने लगे, तो मुस्लिमों ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि जो व्यक्ति या जो मुस्लिम जो भारत जाना चाहे, मतलब भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रहें, और जो पाकिस्तान या एक अलग राष्ट्र बनकर एक अलग देश जाना चाहते हैं तो वे चले जाएं, ठीक। तो इसीलिए बहुत से जो मुस्लिम थे वो जिन्होंने भारत में रहना स्वीकार किया वे भारत में बस गए, और जो पाकिस्तान जाना चाहते थे बहुता लोग, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, ये भी विभाजन के रूप में सामने आया, यानी कि जो लोगों में असमानता, जब धर्म से जुड़ी हुई लोगों में असमानताएं आई तो राष्ट्र का विभाजन कर दिया गया, ठीक। तो इसी प्रकार से जब समानताएं असमानताएं जब पनपती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ और आगे आने वाली हेडिंग्स डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और इस टॉपिक्स को समझने के लिए या इसके जो नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा वो कॉपी में करते रहिएगा, और अपने डाउट्स अगर कोई हो तो जरूर पूछिएगा। और ओके, थैंक यू।